सरहुल पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है और एक तरह से आदिवासी समाज के लिए ये नए साल की शुरुआत होती है। आदिवासी समाज धरती की पूजा करता है और सूरज भगवान की पूजा करता है और ऐसा माना जाता है कि आज धरती और सूरज का मिलन हुआ। सरहुल उत्सव का जो संदेश है वो है प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। कोई भी आदिवासी अकेला नहीं है, वो समाज में जितने भी अन्य आदिवासी हैं उनसे जुड़ा है। हर आदिवासी अपने पूर्वजों से जुड़ा है और हर आदिवासी प्रकृति से जुड़ा है। कि हजारों साल से केवल पालन करते हुए आदिवासी समाज इस परंपरा को जीवित रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सरहुल एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा होती है और इस वृक्ष की काफ़ी ज़्यादा महत्ता होती है। इस पर्व में न केवल प्रकृति की पूजा होती है बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया जाता है। क्या है इस पर्व की मान्यता और क्यों इस पर्व को इतने ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है, ये हमें बताने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है निशा उरांव जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आयकर आयुक्त के पद पर फिलहाल कार्यरत हैं और उन्हीं से हम जानेंगे इस पर्व की विशेषताओं के बारे में। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और साथ ही सरहुल पर्व की आपको ढेर सारी बधाई। जोहार, आपको भी सरहुल पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आदिवासी इस पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, साल वृक्ष की पूजा होती है इस पर्व में। इस पर्व की मान्यता क्या है, मैं चाहूँगी उसके बारे में ज़रूर आप दर्शकों को अवगत कराएं। जी, सरहुल पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है और एक तरह से आदिवासी समाज के लिए ये नए साल की शुरुआत होती है। आप देखेंगे बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सारा जो वातावरण है वो कितना बदल जाता है। प्रकृति में आप देखेंगे फूल हर तरफ खिलने लगते हैं। उसी तरह से जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं, सखुआ पेड़, साल पेड़, उसमें भी वो भी फूलों से लद जाता है। और फूल का विशेष महत्व ये है कि जो भी जीवन चक्र है उसकी शुरुआत फूल से होती है। पहले फूल आते हैं, फिर फल बनता है, फिर उससे बीज आते हैं। तो इस तरह से जीवन चक्र की इसी से शुरुआत होती है। तो जब इसी का उत्सव है एक तरह से सरहुल पर्व, और इसमें आदिवासी समाज धरती की पूजा करता है और सूरज भगवान की पूजा करता है और ऐसा माना जाता है कि आज धरती और सूरज का मिलन हुआ। एक तरह से सिंबॉलिक उनका विवाह मनाया जाता है और इसके बाद ही जो है वन से कोई भी जंगल से कुछ उपज लाना हो घर में या कोई और भी काम की शुरुआत करनी हो, तो इस त्यौहार के बाद से ही एक तरह से नए साल मनाने के बाद ही आदिवासी समाज और भी अन्य खेती से जुड़े काम और जंगल से जुड़े काम शुरू करते हैं। मैम, सबसे ख़ास बात यह है कि जब इस पर्व को ये समुदाय के लोग करते हैं तो जो एक झलक प्रकृति की दिखती है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। क्योंकि आजकल लोग जो है वो प्रकृति पर उतना ध्यान फोकस नहीं करते। अगर हम अलग समुदायों में थोड़ा सा चले जाएँ तो पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन ये पर्व पेड़ों के रक्षण का संदेश देती है, जो कि बेहद सराहनीय है। और एक मनुष्य के जीवित रहने के लिए पेड़ों का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं और ये पर्व हमें वही सिखाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरहुल उत्सव का जो संदेश है वो है प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। बल्कि आदिवासी समाज ये मानते हैं कि जो प्रकृति है उसके साथ मानव का कभी ना टूटने वाला संबंध है और इसीलिए प्रकृति को परिवार की तरह पूजते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। और आज जो सरहुल के त्यौहार के दिन वो प्रकृति की पूजा करते हैं, धरती और सूरज की पूजा के साथ साथ सभी जीव जंतु के मंगल कामना के लिए पूजा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है उसमें भी वासुदेव कुटुंबकम और सबका मंगल हो, इस तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं। उसी तरह से आदिवासी समाज में भी पूरे प्रकृति को ही परिवार मान के पूजा की जाती है। निश्चित तौर पे अगर आप किसी को परिवार मान रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण भी करेंगे। तो इसी भावना के साथ आदिवासी समाज एक ऐसी जीवन शैली वो अपनाते हैं जिससे वो कम से कम नुकसान करें प्रकृति को और पर्यावरण को और संतुलित तरीके से अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। मैम, सरहुल पर्व का जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में दिखता है कि कैसे पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी एकजुट होकर के उस जुलूस में ना केवल हिस्सा लेते हैं बल्कि पारंपरिक नृत्य करते दिखते हैं। वो एकजुटता नज़र आती है इस त्यौहार में। और जो कपड़े महिलाएं धारण करती है, जो पुरुष धारण करते हैं, वो इसके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप बताइए और ये एकजुटता इस पर्व को और ज़्यादा खास बनाती है। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि सभी एक तरह से सामूहिक नृत्य करते हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, तो
आदिवासी समाज में मान्यता है कि कोई भी आदिवासी अकेला नहीं है। वो समाज में जितने भी अन्य आदिवासी हैं उनसे जुड़ा है। हर आदिवासी अपने पूर्वजों से जुड़ा है और हर आदिवासी प्रकृति से जुड़ा है। इस प्रकार से कोई आदिवासी अकेला नहीं है। तो कोई भी त्यौहार है या कोई भी इस तरह के रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है जो आदिवासी समाज में अपनाई जाती है, जिसका पालन किया जाता है, कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता है। इस प्रकार का जो भी उत्सव है, इसीलिए आप देखेंगे ऐसे इस तरह से सामूहिक जो है नाच गान और नृत्य और गीत का इतना बड़ा महत्व है। जैसे आप जानते हैं, आप जैसे सनातनी समाज में और अन्य धर्म में भी आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, आपके रीति रिवाज लिखित रूप में आपके समाज के लिए होते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए ये मौखिक परंपरा है जो कि हजारों साल से केवल पालन करते हुए आदिवासी समाज इस परंपरा को जीवित रखे हैं। तो ये जो गीत है और ये संगीत है, ये उसी मौखिक परंपरा का एक अंश है। मतलब इस गीत में आदिवासी का धर्म भी है, आदिवासी का इतिहास भी है। लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि कई जगह ऐसा पाया जा रहा है कि जो हमारे पारंपरिक गीत हैं उसके बदले डीजे के भी गीत जो है आजकल बजना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये युवाओं से ये आग्रह करना चाहूँगी कि ये जो गीत हैं इन्हें हमें सीखना होगा, बल्कि मुझे भी सीखना होगा अन्य लोगों की तरह, क्योंकि इन गीत में हमारा इतिहास है और हमारा धार्मिक रीति रिवाज सब कुछ इन्हीं गीतों में है। मैम, एक बार मैं चाहूँगी कि वो जो महिलाएं कपड़े धारण करती हैं, उस साड़ी के पीछे की मान्यता क्या है और क्यों उसे सरहुल के दिन धारण किया जाता है? और वो छोटी बच्चियां भी करती हैं और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगती हैं जब उस साड़ी को पहन करके वो निकलती हैं। वो नृत्य करती, जब गोल घेरा बना करके लोग नृत्य करते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके पीछे क्या वजह है और क्यों उसी साड़ी का धारण किया जाता है आज? देखिए, लाल पाड़ साड़ी को एक तरह से पारंपरिक परिधान के रूप में आदिवासी समाज में स्वीकार किया गया है। बल्कि जो सरना झंडा है, लाल चीड़ा झंडा, उसमें भी आप देखिएगा कि सफ़ेद और लाल जो है इस तरह के जो कलर हैं वो दोनों सम्मिलित रहते हैं। ये इन रंगों का ये प्रतीक है आदिवासी समाज के लिए और इसे आदिवासी समाज स्वीकारता है। हालांकि मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी कि आदिवासी समाज में अलग अलग जनजातियों में धार्मिक त्यौहार में अलग अलग रंगों का भी पालन किया जाता है। जैसे ओरांव समाज में जब भी पूजा की जाती है तो सिर्फ सफ़ेद झंडे का, उसी तरह से मुंडा समाज में नीला और संथाल समाज में भी अपने झंडे का अपना कलर होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रंग का, और हर रंग में कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा है और प्रकृति का रंग जुड़ा है और धार्मिक आस्था जुड़ा है। मैम, चूँकि मैं चाहूँगी कि एक बार आप ये भी बताइए कि ये जो पूरी प्रकृति की पूजा होती है उसकी शुरुआत आप लोग कैसे करती हैं? क्या वो विधि विधान है जिससे प्रकृति की पूजा होती है? जैसे जब हिंदू या सनातन धर्म में पूजा होती है तो गणेश लक्ष्मी की पहले पूजा की जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। प्राकृतिक पर्व जो सरहुल है, इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? जो साल वृक्ष की पूजा होती है उसकी परंपरा क्या है और कैसे की जाती है? देखिए, यूँ तो सरहुल पर्व अक्सर 4 दिन के लिए मनाया जाता है और पूर्णिमा के पहले इसे ख़त्म किया जाता है और हर 4 दिन में अलग अलग विधि का पालन किया जाता है। उसमें एक दिन उपवास भी रखा जाता है, एक दिन जो सखुआ फूल है उसको घर घर में पाहन जाके बांटते भी हैं और विधि विधान से अपने पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चूँकि हमारी कोई लिखित ऐसा परंपरा नहीं है और हर जनजाति में थोड़े थोड़े रीति रिवाज बदल जाते हैं, बल्कि गांव-गांव में भी थोड़े थोड़े रीति रिवाज बदल जाते हैं। लेकिन आपने एक बहुत रोचक जो अभी शुरुआत में बोला था कि जैसे सनातनी समाज में गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा से शुरुआत की जाती है। मैं कहना चाहूँगी कि दोनों का जो मूल जो आधार है वो प्रकृति पूजा ही है, यही कहना चाहूँगी। और प्रकृति पूजा को से ही शुरुआत होती है। हालांकि सरहुल जो त्यौहार है वो 4 दिन तक सीमित नहीं रहती है। गांव में तो पहले ज़माने में क्या होता था कि 1 महीने तक सरहुल पर्व मनाया जाता था। वो 1 महीने तक उत्सव का माहौल जो है पूरे गांव में रखा जाता था, किसी एक दिन सरहुल नहीं मनाया जाता था। हालांकि राज्य स्तर पे आप देखिएगा कि किसी एक दिन जुलूस ज़रूर निकाला जा रहा है, लेकिन अगर गांव में जाइएगा तो हर गांव में अलग अलग तिथि में मनाया जाता है। और जब तक वो सरहुल त्यौहार का पूरा जो परंपरा है वो पूरा ना हो जाए, उसका और उत्सव मनाना पूरा ना हो जाए, तब तक बाकी काम शुरू नहीं हो सकते हैं। ये भी एक मान्यता है। कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो खान पान का विशेष ध्यान दिया जाता है। सरहुल पर्व में कौन से वो खान पान है जिसका इंतज़ार लोग इस पर्व के लिए ही करते हैं कि ये पर्व आए और इस खान पान को हम खा सके? कौन से वो व्यंजन है उसके बारे में बताइए। देखिए, आदिवासी के जो पारंपरिक व्यंजन हैं, सबसे जो उसमें पॉपुलर है वो ढुसका है।
जी, डुस्का और चना है और मोस्टली इस त्योहार में जो है आपके शाकाहारी व्यंजन बनते हैं और जितने भी शाकाहारी व्यंजन सबसे जो उसमें लोकप्रिय है वो डुस्का है। जी, जी। मैम एक सवाल ये भी रहेगा, चूँकि जो झारखंड में हड़िया जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, इसे भी प्रसाद के तौर पर जो जानकारी है मुझे वो ग्रहण किए जाते हैं, इसके बारे में एक बार दर्शकों को बताइए। जी, हड़िया को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसको बनाने में भी लगभग 2 दिन लग जाते हैं। चावल से बनता है और रानू से बनता है और वो एक औषधि होता है। तो उसे मतलब उसमें बहुत औषधीय गुण होते हैं जो रानू होता है उसमें, वो अलग-अलग जड़ी-बूटी को मिलाकर जो है बनाया जाता है और हड़िया का एक तरह से कहिएगा तो औषधीय गुण है। और 2 दिन जब फर्मेंट होता है उसके बाद इस हड़िया का सेवन किया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। और हाँ, हालाँकि अगर जैसे आप पाएंगे कि आप अन्य भी दिन आप देखते होंगे कि हड़िया का सेवन समाज में अन्य लोग भी कर रहे हैं। हालाँकि ये उनका जो व्यक्तिगत जो उनका चॉइस है कि वो अलग से भी सेवन अगर करना चाहते हैं। अन्यथा जो हड़िया है वो हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़ाव है उसका। जैसे आप कह सकते हैं सनातनी समाज में सोमरस होता था जो पूजा के समय चढ़ाया जाता था, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हड़िया का प्रचलन है और इसे बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। बल्कि हड़िया में औषधीय गुण जैसे मैं बता रही थी, उससे पेट भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो उसका अगर सही तरीके से सेवन किया जाए सही, तो उससे जो है हमारे सेहत में भी बहुत सुधार होगी। मैम चूँकि सरहुल के बारे में आपने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई, लेकिन अब मैं चूँकि इस समुदाय से जुड़े कुछ सवाल आपसे करूँगी, चूँकि आप भी झारखंड की हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी इसी समुदाय से आते हैं, लेकिन आज भी कई सारे आदिवासी ऐसे हैं जो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो ये जो आदिवासी समुदाय है और ये जो झारखंड राज्य उनके लिए बना है, इस राज्य में उनकी समस्याओं का निदान कब तक होगा? चूँकि ये सवाल अक्सर आदिवासी समुदाय करते हैं। देखिए, सबसे पहले तब जब झारखंड राज्य जब अलग हुआ था, तो सबसे पहले जो मूल भावना थी कि हमारा घर अलग हो, अबुआ दिशुम अबुआ राज, और हम जो हैं अपने घर के निर्णय हम खुद लें। अब वो सही निर्णय हैं या हो सकता है वो निर्णय सही ना भी हो, आगे जाकर ऐसा भी महसूस हो, लेकिन जैसा भी निर्णय हो और उसका जैसा भी परिणाम हो, हमें इतनी जो है ताकत मिले और इतनी स्वतंत्रता मिले कि हम अपने निर्णय खुद लें। इसीलिए झारखंड राज्य अलग हुआ था। अलग होने के बाद जैसा आप जानते हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता चाहिए, तो कई सालों तक वो स्थिरता राज्य में नहीं थी, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जितनी तेज़ी से विकास का काम होना चाहिए था उतनी तेज़ी से विकास का काम नहीं हो पाया। उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इतने कम समय में सबका बात अभी चर्चा करना अलग अलग विषय पर संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आदिवासी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जो है उनकी ज़मीन, जो ज़मीन से उनकी पहचान जुड़ी है। अभी देखिए पूरे भारत में भी आखिर हमारी भी पहचान, अगर हम एक भारतवासी होने के भी नाते सोचें तो एक भारतीय की भी पहचान क्या है? उसकी ज़मीन, उसकी माँ भारती, उसी को हम पहचान मानते हैं। तो उसी तरह से आदिवासी की भी जो पहचान है उसकी ज़मीन से जुड़ी है, साथ में आदिवासी की पहचान उसकी परंपरा से, उसके रीति रिवाज से जुड़ी है। तो ये दो बहुत ही संवेदनशील विषय हैं आदिवासी समाज के लिए। और जब हम उसके परंपरा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेशा कानून ज़रूर सामने आता है। वो इसलिए आता है कि ये एकमात्र कानून है पूरे देश में जो कि आदिवासी समाज के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को भी संरक्षण देने का वचन देता है। ये अकेला एक ऐसा कानून है। तो इस तरह से अगर इन दो बिंदु पे विशेषकर सरकार पहल करे और इस पे संवेदनशीलता से सभी समस्याओं को देखे और समाधान ढूंढने का प्रयास करे तो आदिवासी समाज की बहुत सारी समस्याएं बहुत हद तक सुलझ जाएंगी और समाज भी बहुत सुखी होगा, खुश होगा, संतुष्ट होगा। मैम आदिवासी समुदाय की महिलाएं एक संदेश तो देती है महिला सशक्तिकरण की। अगर आदिवासी समुदाय में हम जाए तो झारखंड में भी कई सारी ऐसी आदिवासी महिलाएं हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर काबिज है, मंत्री हैं, विधायक हैं। और इसके अलावा अगर हम आम से लेके खास की बात करें, आम की ही बात करें मैम, तो जो महिलाएँ होती है आदिवासी, कई बार ऐसा होता है कि ईंटें लेकर के चलती है और बच्चों को गोद में ली रहती हैं, तो वो उनकी शक्ति को दर्शाता है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? चूँकि आम खास सब अपने आप में बेहतर है और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती है ये महिलाएं।
जी, आपका जो ऑब्ज़र्वेशन है बिल्कुल सही है। जैसे आप अगर गाँव जाएँगे तो आपको खेत में भी आदिवासी महिलाएँ काम करते हुए दिखेंगी और घर भी वो सँभालती हैं, फिर आपको सब्ज़ी बेचते हुए भी गाँव में आपको दिखेंगी। आप शहर में जाएँगी तो आपको नौकरी करते हुए दिखेंगी, व्यापार करते हुए दिखेंगी और आपने जैसे राजनीति की बात की तो आपको राजनीति में भी नज़र आएँगी। लेकिन ये मैं सभी महिलाओं के लिए कहूँगी, सिर्फ़ आदिवासी महिलाएँ के लिए नहीं। अधिकांश मतलब मुख्यतः यह देखा जाता है कि जो महिला अपना निर्णय लेने में सक्षम है तो सशक्तिकरण उसी का होता है। मतलब सशक्तिकरण का जो परिभाषा है वो ये है कि महिला अपना निर्णय खुद ले सके, तो यही सशक्तिकरण है। और मैं समझती हूँ कि आदिवासी समाज में भी महिलाएं का सशक्तिकरण है। समाज में भी महिलाओं को बहुत इज़्ज़त दी जाती है और बहुत समानता से देखा जाता है महिला और पुरुष को। इसीलिए आप पाएंगे कि समाज में भी भेदभाव नहीं होता है बहुत ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों का, लड़कों या पुरुषों के साथ। इसीलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और इस वजह से भी समाज में महिलाएं जो हैं आगे बढ़ पाई हैं, नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, राजनीति में भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ चर्चा के लिए। तो सरहुल जो है ये अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की पूजा के महत्व को बताता है, लेकिन साथ ही इस समुदाय से जुड़ी महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हो, उनकी एकता को भी बताता है और दिखाता है कि समाज में आदिवासी समुदाय न केवल एकजुट है बल्कि प्रकृति की पूजा विशेष रूप से करके ये संदेश देता है कि एक व्यक्ति के जीवित रहने में एक पेड़ का क्या योगदान होता है, उसका संरक्षण उतना ही ज़रूरी है जितना एक व्यक्ति का संरक्षण ज़रूरी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।